तो आज हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी के 7th लेक्चर की रिवीजन। इस लेक्चर में सबसे पहले हमने डिराइव किया कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? ये तभी एप्लीकेबल होगा जब डेल्टा के ही जीरो हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हुआ हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत धीरे धीरे मूव करवाएं। और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो जब किसी एम मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में धीरे धीरे लाने में जो वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में वर्क डन दिया नहीं है कि किसने किया, तो हम किसका मानेंगे? एक्सटर्नल एजेंट का मानेंगे या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मानेंगे इसको। और उसके बाद हमने जो पीछे एक चीज देखी थी ना, एफ फोर्स इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स देता है। फिर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ ग्राफ किए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ मिलेगा, उसको देख के, उसके स्लोप को देख के, और फिर हमें फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना होता है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस वाले में स्लोप देख लेंगे। अगर स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है तो फोर्स और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है ना, उसका अपोजिट हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अगर मान लो यहाँ जीरो है तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर जगह जीरो मिलेगी वो, यानी कि जहां हमने कोई रेफरेंस मान लिया या कोई भी ग्रेविटेशनल एनर्जी कहीं भी हमारी कुछ भी है तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे या उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो हर जगह इतनी ही मिलेगी। और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पॉजिटिव होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके नीचे नेगेटिव होगी। और उसके बाद हमने देखा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर ग्राफ के हिसाब से देखिए पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ है तो उसमें मैक्सिमा पे तो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमा पे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का जो डबल डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि रोता हुआ ग्राफ बनेगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा मिनिमा पे, जहां पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा और हंसता हुआ ग्राफ बनेगा। और अगर हमें मतलब जनरली ग्राफ दे दिया है और वैसे देखना है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल है, तो हमें ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके भी देख सकते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया वापस वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर हमें फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हो उसमें हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखना हो तो कैसे देखेंगे? उसमें हम देखेंगे एक तो जनरल सा फॉर्मूला है कि फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ में जहां स्लोप नेगेटिव है वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम और जहां स्लोप पॉजिटिव है वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन वैसे देखना है तो हम वहां भी वही तरीका अपनाएंगे, एक बार ऑब्जेक्ट को आगे या पॉजिटिव में डिस्प्लेस करके देखेंगे और एक बार नेगेटिव में डिस्प्लेस करके देखेंगे। अगर हमने मान लो पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया उस ऑब्जेक्ट को और उस पर फोर्स लग रहा है नेगेटिव में, यानी वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और जब हमने उसको नेगेटिव में डिस्प्लेस किया यानी पीछे डिस्प्लेस किया और फिर उस पर फोर्स आगे लग रहा है वो वापस वहीं आ जाता है, तब तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर नहीं आता है, जहां जिस साइड हमने डिस्प्लेस किया उसी साइड फोर्स लग जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और उसके बाद हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो ये जनरल सी होती है कि डेल्टा यू इन स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल स्केयर माइनस एक्स इनिशियल स्केयर। डेल्टा यू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और एक पॉइंट था कि हमें अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली जाए तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास पे सारा मास मानेंगे उस ऑब्जेक्ट का। और सेंटर ऑफ मास की जितनी हाइट है उसको रेफरेंस या फिर मतलब उसको ले लेंगे। जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास एच हाइट पे है ग्राउंड से, तो उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? mgh। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।